सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद दहल उठा नेपाल। हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में संघीय संसद यानी उनके पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं इसके अंदर पार्लियामेंट है और जहां पर आज सारी हिंसक झड़प हुई है उसी का मंजर यहां पर दिन में देखा गया। ये दीवार जो पार्लियामेंट की है, चार दीवारी, इसको पूरी तरह से यहां जमा हुई भीड़ ने तोड़ दिया है। भीड़ ने इसको कूदकर अंदर जाने की कोशिश की और इसी तोड़फोड़ के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, रबड़ बुलेट्स चलाए गए और उस पूरी घटना के बीच में कब गोली चली या कैसे गोली चली ये पता नहीं चला, लेकिन 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की इस हिंसक झड़प में मौत हो गई। ये तस्वीरें नेपाल की पार्लियामेंट के बाहर और टूटी हुई कंटीली तारें, ग्रिल, दीवारें, वो सब नजर आ रही हैं और ये बताती हैं कि आज दिन में यहां किस तरह की हिंसा हुई है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे भी यहां सन्नाटा है। 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो ये सड़क है इस पर जिस तरह से ये ईंट और रोड़े नजर आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह से दिन के वक्त में यहां पर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष की वजह क्या थी? आखिरकार असली मुद्दा क्या है? क्या सोशल मीडिया के 2 दर्जन से ज्यादा प्लेटफॉर्म को यहां की सरकार ने बैन करके कोई आफत मोल ली या इसके पीछे कोई और वजह है? दरअसल मुद्दा यहां भ्रष्टाचार है। लोगों का यह आरोप है कि यहां भ्रष्टाचार की आवाज सोशल मीडिया के जरिए उजागर की जाती है और इसीलिए प्लेटफॉर्म्स को नेपाल की सरकार ने बैन कर दिया ताकि उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कोई भी साधन या माध्यम ना बचे। दूसरी तरफ नेपाल सरकार का यह आरोप है कि सोशल मीडिया पर कोई बैन लगाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि भ्रामक प्रचार किया जा रहा था। जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कुछ भी एजेंडा जो है वो उसमें दे दिया जाता था और उसकी वजह से लोगों को गलतफहमियां होती थी क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहां कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए जिसका जो मन आता था वो बिना किसी नियंत्रण के उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ करता था, जिसकी वजह से भ्रम फैल रहा था। लिहाजा 4 सितंबर को बैन लगा दिया गया सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताकि सरकार के खिलाफ कोई भी भ्रामक एजेंडा ना चलाया जा सके, जिसका नतीजा ये निकला कि 8 सितंबर को लोगों ने यह तय किया कि बड़ी संख्या में पार्लियामेंट के बाहर जमा होंगे और खासकर इस सारे जमावड़े में 18 से लेकर 30 साल के युवा थे। इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैनिकों की तैनाती की गई है, जिस तरह से ये ग्रिल तोड़े गए, अंदर घुसने की कोशिश हुई, पार्लियामेंट के बाहर तोड़फोड़ हुई, हजारों की उग्र भीड़ ने नुकसान जिस तरह से पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने तगड़े तरीके से रिटेलिएट किया और उसमें कहा यह जा रहा है कि आंसू गैस और सिर्फ रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे लोगों की मौत हुई है, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक को इस्तीफा देना पड़ा है। अब बड़ा चैलेंज क्या है? बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे केपी ओली की सरकार लोगों के इस गुस्से को दबा पाएगी। हालांकि जनता के दबाव के आगे सरकार ने और जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है उसे देखते हुए सोशल मीडिया का बैन दोपहर 3:30 बजे तक हटा लिया गया था। कर्फ्यू 10 बजे तक लगा था, लेकिन अब इक्का दुक्का वाहन सड़कों पर चलने लगे हैं, लेकिन यहां अब भी हिंसक झड़प के निशान बाकी हैं और इन निशान पर कल क्या प्रतिक्रिया होती है, लोग इस पूरी घटना को किस तरह से लेते हैं, केपी ओली सरकार के आगे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार को ये लगता है कि इन माध्यमों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए उनको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, उनका उत्तरदायित्व फिक्स करने के लिए सरकार पार्लियामेंट में एक बिल लाना चाहती है। लेकिन उस बिल और इस बैन के बीच में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। उसके बाद सवाल यह है कि अब क्या केपी ओली सरकार इस प्रदर्शन को शांत कर पाएगी, लोगों के गुस्से को शांत कर पाएगी?
क्या पार्लियामेंट के बाहर जो एक सोशल मीडिया बैन को लेकर इतनी बड़ी जो हिंसक झड़प हुई है जिसमें इतने लोगों की जान गई है, क्या इस पूरे गुस्से को केपी ओली सरकार दोबारा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शुरू करके शांत कर पाएगी? ये एक बड़ा चैलेंज है। नेपाल की केपी ओली सरकार के खिलाफ नेपाल की जनता में गुस्सा है और ये तस्वीरें उसी गुस्से को बदले हुए पथराव की शक्ल में देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज दिन के वक्त यहां पर किस तरह की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई है लोगों की। और ये सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रही, ये राजधानी तक सीमित नहीं रही, ये केपी ओली जो प्रधानमंत्री हैं उनके अपने कोसी प्रोविंस यानी जहां से उनका ग्रामीण इलाका आता है, जहां से वो बिलोंग करते हैं, उस इलाके में भी ये झड़प हुई। लोगों ने पथराव किया और सेना और पुलिस को कंट्रोल करने के लिए वहां पर भी बल का प्रयोग करना पड़ा। भारत और नेपाल के बीच में तमाम सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बरतनी होगी। पार्लियामेंट के बाहर क्या कुछ हुआ ये बताएंगे रविंद्र उस वक्त यही मौजूद थे और इस वक्त रात 2 बजे भी उसी मंजर को देखने आए हैं कि आखिर हुआ क्या था। यहाँ तो सबसे पहले तो सुबह के टाइम में 9:30 बजे तक यहाँ बहुत ये जो चल रहा है जेनजी समूह वो जो है उन लोग ने बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। तर उसके बाद में ये सरकार पक्ष से बहुत वो हुआ कि धरपकड़ हुआ। वहाँ पे वो प्रहरी ने बहुत बिना बात में गोली मार गया। यहाँ नेपाल में अभी इसी समय में 2-3 बज गया। इस समय में है कि नेपाल के उसमें 24-25 जना का तो मौत हो चुका है। इसका बाद में है एक केपी ओली का जोन सरकार है, इसने बहुत दमन किया। यहाँ का बहुत नेपाल में बहुत करप्शन हुआ है, उसी के लिए ये जेनजी समूह का आंदोलन था। उसने बोला था कि 2-3 दिन पहले ने बोला था कि हमारा बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन है, बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। एकदम स्वतःस्फूर्त रूप में वो यहाँ पे आंदोलन कर रहा था। तर इसके बाद में सरकार ने जो किया ये बहुत गलत था। ये बंदा पहला भी था, एक ठो आंदोलन हुआ था, उसमें भी सरकार ने 4-5 लोग को तो जेल लिया था। अभी इस समय में तो है अभी 20-25 जना का तो मौत हो चुका है। अभी हॉस्पिटल में मैं अभी भी इधर ही एक ठो हॉस्पिटल में गया था, वहाँ भी है अभी 40-50 लोग तो एकदम सीरियस केस में है। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये सारी घटना हुई? आप कहाँ खड़े थे? मैं तो इधर ही है, इसके पास में है माइती घर मंडला। हमारा वो जोन हमारा भाई बहना है, मैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा उम्र का हूँ। तो यहाँ क्या ये जो पथराव हुआ है, ये सारी ईंटें जो गिरी हैं, ये किस पे पथराव किया गया? हाँ, ये तो जो यहाँ का गवर्नमेंट में पुलिस ने जो वो धरपकड़ किया, उसके बाद में जो आंदोलन में आया था उसी से वो प्रतिकार करने के लिए ये वो कर लिया। ये वो सारी चार दीवारी टूटी पड़ी है पार्लियामेंट की, ये क्या यहाँ से लोग अंदर घुस गए थे? दिखाएंगे आप चल के वहाँ पे? हाँ, यहाँ तो बहुत लोग तो ये अभी यहाँ पे है वो यहाँ ये प्रहरी का वो है, उसमें भी सब लोग वहाँ पे गया था ऊपर। इधर भी ये सब ये आंदोलन के क्रम में जो हुआ, जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसके बाद में जो सरकार को पक्ष से जुन हुआ, जे हुआ धरपकड़ हुआ, दमन हुआ, उसी के बाद में जो लोग थे जेनजी समूह, उसी ने ये सब कर लिया। तो लोग यहाँ से अंदर चले गए से इस दीवार को बहुत अंदर था। एक ठो में ऐसा खुलासा कर दूंगा कि यहाँ अंदर जो भी गया था 40-50 जना आदमी, वो अभी भी यहाँ नेपाल के सोशल मीडिया में बहुत ही उसके बाद में है कि यहाँ 50-60 लोग यहाँ से अंदर गया था। वो लोग अभी भी कहाँ है पता नहीं है।
जो लोग अंदर घुसे उनका अभी भी कोई अता पता नहीं। तो पता नहीं है। ये अभी नेपाल के सोशल मीडिया में वायरल है। मैं भी वही वही देखने के लिए अभी भी, ये रात को समय है, अभी भी मैं यहाँ आया हूँ। वो 40-50 लोग को प्रहरी ने अंदर बंधक बना के रखा बोल रहा है सभी मीडिया लोग। ये दीवारें टूटी हैं, यहाँ से अंदर चले गए थे प्रदर्शन बहुत 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 हाँ, बहुत बहुत लोग यहाँ से अंदर गया था। उसके बाद में 50-60 लोग यहाँ से जो अंदर गया था, यहाँ का नेपाल प्रहरी ने उसको नियंत्रण में लेकर उसको अंदर ही रखा बोल रहा है। अभी उसको कहीं वो सार्वजनिक नहीं हुआ है, वो लोग कहाँ है। इसको नेपाल सरकार को मैं बोलता हूँ कि वो लोग कहाँ है, उसको इमीडिएटली उसको कहाँ है उसको पता करना पड़ेगा। यो जोन है सोशल मीडिया में अभी भी वायरल है। 50-60 लोग यहाँ पर। आपका कोई दोस्त, आपके जानने वाले, आपका कोई रिश्तेदार अभी गायब हो या चोटिल हुआ हो, या जिसको इस पूरे जो है वो घटनाक्रम में चोट लगी हो या जान गई हो? हाँ, मेरा छोटा भाई बहनहरू है, वो चोट तो लगा है। वो नॉर्मल मेडिसिन से आप अपना घर वो तो चल गया, जख्मी हुआ था लेकिन घर चला गया। तर वो बंद कहीं चीज नहीं है, संपर्क में ने ना आने वाला चीज कुछ नहीं है। तर हमने जो देखा है, जो सुना है, अभी भी बहुत ही वो है। तर 50-60 लोग को इधर ही कैप्चर करके रखा है बोल रहा है। तर वो लोग कहाँ है इसको पता नहीं है। जो प्रदर्शनकारी थे वो ज्यादा यंग लोग थे, जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं वो लोग ज्यादा विरोध कर रहे थे। हाँ जी, ये ऐसा है। अब ये क्या है कि ये जोन आंदोलन है, जेनजी समूह बोल रहा है ना। ये अब यंग स्टार का वो थे, उसी ने आंदोलन किया। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया को क्यों बैन किया गया? ये यहाँ क्या है कि ये जोन पुराना ओल्ड पॉलिटिशियन है, अभी यहाँ पे क्या है कि न्यू पॉलिटिशियन आया, न्यू जेनरेशन आया। उसी के लिए जब जो पुराना ओल्ड ये पॉलिटिशियन के लिए बहुत दबाव है, उसी के लिए ये बंद किया। इसका ये वो है कि आज का आंदोलन। आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बहुत। मैं लगभग हर टाइम में सोशल मीडिया के पास में होता हूँ। हर चीज़, हर अपना देश का हर चीज़ को मैं वो रखता हूँ। आप क्या पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, क्या डालते हैं? फेसबुक ज़्यादा आप जो है इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, क्या करते हैं ज़्यादा? मैं इंस्टा तो नहीं चलाता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा तो मैं फेसबुक चलाता हूँ। उसके बाद में मैं टिकटॉक चलाता हूँ। तर मेन चाहिँ नेपाल का मेन वो भनेको फेसबुक है। यहाँ का सबसे थोड़ा साना समाचार भी फेसबुक में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट को इसको क्यों एतराज लगता था, क्यों बंद करना पड़ा? आपको क्या लगता है कि आप लोग इस तरह की चीज़ें डालती है जनता की जो सरकार नहीं चाहती सोशल मीडिया पे आए? ये तो ऐसा है कि यहाँ का गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। यहाँ बहुत ही, मैंने पहला भी बोला, नेपाल में बहुत करप्टेड है, बहुत करप्टेड हो गया। अभी तो न्यू जेनरेशन आ गया, उसने तो ये तो नहीं देख सकता है, उसने फेसबुक में डालता है। उसी के लिए जी ये जोन न्यू जेनरेशन के लिए उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बात बंद करने के लिए जी ये सोशल मीडिया को ब्रांड कर रहा है। राजी, आपका क्या नाम है? सर विजय महता। विजय जी, आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? जी सर। तो सोशल मीडिया जब बंद हो गया था तो आपको क्या कमी लगी, कि क्या आपकी ज़िंदगी में कम लगा? बहुत कुछ सर। हम लोग अपना दूर का फैमिली रिलेशन से बात नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ का एक ही नारा है, बैलेंस आओ, यहाँ का युवा आओ, देश बचाओ। बैलेंस आ जाएगा, नेपाल का प्रॉब्लम सॉल्व। आपको क्या लगता है कि नेपाल की जनता के पास क्या अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए या सरकार के
तमाम जो भी उन पर आरोप लगते हैं उनको उजागर करने के लिए क्या सिर्फ सोशल मीडिया ही है? जी सर, सोशल मीडिया क्या कहेंगे सर, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, लेकिन इससे भी यहाँ का सरकार बहुत करप्टेड है, बहुत, इतना आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे सर, इससे ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा करप्टेड है यहाँ का सरकार। युवा इसलिए दुखी है। बहुत दुखी है सर। आज यहाँ पे 20 आदमी मरा, इस मासूम का क्या, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आया था, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के सर, इसका क्या गलती था सर, इसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा। आप कहाँ थे जब ये सब हुआ आज? सर हम तो, मेरा घर हुआ जनकपुर, मैं वहाँ से आ रहा था सर, मेरा एक काम था यहाँ पे, एक गवर्नमेंट ही ऑफिस में था, मैं वहाँ से आ रहा था, जब न्यूज़ देखे सर तो अच्छा नहीं लगा, जैसे भी है तो हम तो नेपाली है ना सर। आपने देखा कि आज क्या हुआ यहाँ दिन में? सर वो टिकटॉक अभी हम लोग को खुला है, टिकटॉक में देखे सर, सर गवर्नमेंट का क्या नियम है, ये डांट से नीचे गोली मारने का, ये तो ये सर यहाँ पे गोली मारता है सर, यहाँ पे गोली मारता है, देख देख के कॉन्सर्ट में गोली मार सर जल्दी आप देखेंगे सर आपके आँख में सर वो हो जाएगा सर। ये तो नेपाल के रूल्स में नहीं है। आदमी को कॉन्सर्ट में गोली मारने के लिए नेपाल में वो तो रूल्स नहीं है। नेपाल में हो बड़ा आंदोलन हुआ, हुलदंगा हुआ, उसी के लिए थोड़ा कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैर से नीचे गोली मारना पड़ेगा, वो भी रबर के पास में, थोड़ा उसका मौत होने के नहीं, थोड़ा वो करने के लिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ मगज में गोली, दिमाग में गोली मारने के लिए, सर में, दिल में, कहीं नहीं लिखा है सर। तो क्या यहाँ भ्रष्टाचार होता है, नौकरियाँ नहीं है? नहीं सर, यहाँ पर जनता नहीं है सर, यहाँ पर युवा नहीं है सर। आप यहाँ पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाइए, वहाँ पर डेली 10,000 15,000 युवा बाहर जा रहा है सर, अपने जॉब के लिए, अपने फैमिली के लिए। यहाँ पर कुछ नहीं है सर, नेता का बेटा बेटी सब विदेश में, अमेरिका में, छोड़िए सर क्या बोले सर, बहुत दुखी है सर, बहुत। आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान होगा आज के प्रदर्शन और आज की जो एक ही समस्या का समाधान एक ही है, बैलेंस आओ, देश बचाओ, एक ही है, सब युवा का एक ही नारा है, बैलेंस है। यहाँ का जो काठमांडू का मेयर है सर, युवा है सर, ये किसी से नहीं डरता है। अभी तो मैं अभी मोबाइल वहाँ पे रख के आया हूँ सर, घर पे चार्ज में, अभी दिखा देंगे सर, बैलेंस आओ, देश बचाओ। उसको कमान सौंपना चाहते हैं? जी सर, पूरा मैं क्या सर, वो क्या बोलता है, एक वो बोलता है कि जनता वो डिसाइड करे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जनता डिसाइड करे सर, वो पार्टी वो नहीं डिसाइड करे। बैलेंस आओ, देश बचाओ। वो प्रत्यक्ष कार्यकारी यहाँ का वो चाहेगा कि प्राइम मिनिस्टर। अभी यहाँ तो क्या हो रहा है कि जो एक ही जगह में 2-4 हज़ार वोट ले आकर वो भी निष्पक्ष नहीं है। उसके बाद में यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। नेपाली जनता वो नहीं चाहता है कि प्रत्यक्ष वो सभी जनता को वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, सब देश का प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा। यहाँ तो क्या है कि एक ठो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सब करप्शन करेगा, ये जनता का कुछ भी वो नहीं सोचेगा। पर वो वोट तो जनता ही देती होगी उनको भी। जनता ही तो देती है, तर नेपाल के सिस्टम में क्या है कि ये सिस्टम में एकदमै बिल्कुल गलत है। जोन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, देश का अभिभावक बनना है, देश का लीडर बनना है, तो वो उसका लिए तक कमती में अपने 51-52% तो वोट लेना पड़ेगा ना। यहाँ तो वो नहीं है, 4-5 हज़ार वोट लाएगा भी वो तो प्राइम मिनिस्टर बनना सकेगा। यही सिस्टम नेपाल का बहुत ही गलत है सर। जनता का ये गुस्सा है और गुस्सा है सरकार के प्रति। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, जनता अपना गुस्सा उसके जरिए सरकार के प्रति निकाल रही थी, लेकिन जब वो बैन हुआ तो इसी जनता का गुस्सा इन सड़कों पर आया, कई लोगों की जान गई है। लेकिन ये गुस्सा अब शांत इस तरह से होगा कि इन तमाम युवाओं का ये कहना है कि अब ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, अब युवा चाहिए जो इनके लिए सोचे और नेपाल से युवाओं का पलायन रुके, यहाँ पर रोजगार मिले, करप्शन घटे और ये
जो सोशल मीडिया के बैन से एक लड़ाई शुरू हुई है, वो सरकार के कदमों को उखाड़ने के लिए इन युवाओं का एक संघर्ष है। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, काठमांडू, नेपाल।